हेलो दोस्तों, मैथ के सेकंड क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। हम हाई स्कूल के मैथ पढ़ रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो उस वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। तो हम इस पहले जो वीडियो किए थे उस वीडियो में हम संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, दशमलव वाली संख्याएं और बिना दशमलव वाली संख्याएं, सम विषम संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे। मतलब हम वहां पर अच्छे से परमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, मतलब पूरा विस्तार से हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि जैसे कि ये हम जैसे क्वेश्चन किए कि इसमें ये कैसी संख्या √2 कैसी संख्या है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड आप करना सीख गए तो भैया 1 नंबर या 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। देखो 2 नंबर को तो अभाज्य गुणनखंड ही आ जाता है। और इसके साथ साथ में जब हम लासा और मासा पढ़ते हैं तो वहाँ भी अभाज्य गुणनखंड का काम लगता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं कि कोई भी संख्या होती है तो उसे उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखो हम एक बात बताए थे आप सभी लोग को कि जैसे कि एक भाज्य संख्या होती है और एक अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि पूछा जा सकता है कि भैया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी, 2 की घात। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से तोड़ देना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनको दोबारा न तोड़ा जा सके। जैसे 144 को हम स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से तोड़ना। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे कितना हो जाए, 14 हो जाए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। 2 सत्ते 14, मतलब 14 से कम रहे 14 के बराबर। अगर पूरा बराबर कट रहा है तो बराबर काट देते हैं। 2 का पहाड़ा यहाँ पे 4 हो जाता, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियम कितना हो जाएगा 6। मतलब 2 का पहाड़ा इतने आप पढ़े थे कि कितना आ जाए 7। तो 7 तो आया नहीं, 7 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो 2 का पहाड़ा इतने होगी 7 से ज्यादा 2 तियम 6। जितनी बार करते हैं गुणा उतना यहाँ लिख देते हैं। 2 तियम 6, तो 3 यहाँ लिख दिए। यहाँ बचा कितना, 1 पीछे कितना है 2, तो 2 का पहाड़ा 12 हो जाएगा। 2 छन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 1 कन्नम 2, 3 था बचा, 1 पीछे है 6, 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 18 हो जाएगा। तब तक कि काटते चलेंगे जाएंगे जब तक कि 1 ना हो जाए, जब तक कि 1 ना हो जाए। फिर इनको हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिकम कितना हो जाएगा 9, फिर 3 कन्नम 3 हो जाएगा। मतलब अगर हम जब अभाज्य, देखो अगर हम यहाँ 6 से भी काट सकते थे, लेकिन हमको पता है कि 6 को दोबारा तोड़ा जा सकता है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है क्योंकि 2 को दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखो 2 कितने बार है, 3 बार। तो 2 गुणे में कितने बार, 3 नहीं 4 बार है। 2 गुणे में कितने बार है, 4 बार है। और 3 गुणे में कितने बार है, 2 बार है। 3 गुणे में कितनी बार है, 2 बार है। तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। मतलब अगर इन सबका गुणा करोगे, इन सबका आपस में गुणा करोगे तो वो 144 ही आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको अगर थोड़ा छोटा लिख सकते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 की पावर कितना लगा देंगे, 4। और यहाँ 3 कितनी बार है, 2। तो 3 की पावर कितना लगा देंगे, 2। तो ये हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब हम बार बार यही बता रहे हैं कि संख्याओं को अभाज्य संख्या से तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनको दोबारा तोड़ा ना जा सके। तो ये जैसे होगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता था। तो क्वेश्चन ये पूछता था अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को दूसरा पूछ रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात क्या होगी, 2 की घात। तो अगर 2 की घात मतलब उस पर जो पावर लगी होती है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 की घात कितनी लगी है, 4। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ ये भी पूछ सकता था कि 3 की घात कितनी होगी।
तो यहाँ अगर देखा जाए 3 की घात कितनी है 2, जो ऊपर लगा होता है। अगर पूछे अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तब तो ये बताएंगे। बात समझ हो ना, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ 2 की घात पूछ रहा है तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था 3 की घात क्या होगी, तो 3 की घात भी बता सकेंगे। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कुल घातों का योग क्या होगा, कुल घातों का योग क्या होगा। तो अगर कुल घातों का योग देखा तो यहाँ घात 4 है और यहाँ घात कितना है 2, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब कुल घातों का योग कितना हो जाएगा 6, मतलब घातों का जोड़ कितना होगा तो 6 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड करना भी सीख गए और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते उसको भी आराम से सीख गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे लिखा है कि 196, हम बार बार बता रहे कि अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे से सीखो, क्योंकि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आया तो आप ना तो लासा निकाल सकते हो ना ही मासा निकाल सकते हो। और अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है तो कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत किए तो डायरेक्ट 100 से कितने आ जाएंगे, 99 नंबर पे आ जाएंगे, तब ये दिक्कत हो जाएगी भैया। तो अगर ये 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहना। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वही डाटा हम बता रहे हैं कि जो बोर्ड पे बता रहे हैं आप केवल उतना पढ़ लो, और अगर 100 में 100 नंबर नहीं आए तब फिर आप कहना हमसे। जैसे यहाँ पर लिखा है 196, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अगर 196 को 2 से तोड़ना शुरू किए तो 2 का पहाड़ा इतने पर हो गया 19 हो जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 19 तो हो नहीं सकता है, लेकिन उससे कम तो हो सकता है। 2 9 18, 2 9 18, एक बच्चा पीछे है 6, तो इसके आगे 1 लगा दो कितना हो जाएगा 16, तो 2 ठे कितना हो जाएगा 16। देखो तोड़ना अच्छे समझो। अब जिनको तोड़ना आ रहा है तो उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तोड़ना भी नहीं आता है, तो उनके लिए बता रहे हैं। देखो अगर 2 का पहाड़ा 9 हो जाता, 2 चौकी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 1 पीछे है 8, 18 हो जाएगा, तो 2 9 कितना हो जाएगा 18। अब अगर देखा जाए 49 जो होगा वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि भैया अगर 9 पीछे कितना है 9, अगर अंतिम संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो जो 49 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे हो सकता है 7 से। 7 से 49 और 7 एक करने में कितना हो जाएगा 7, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब 196 का अभाज्य गुणनखंड किए तो वहाँ पर कितना लिख दिए 2 गुणे 2, इसके बाद कितना लिखा था 7 गुणे 7। तो चाहे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, और नहीं तो 2 कितने बार है 2 बार है, और 7 कितने बार है 2 बार, तो 7 की पावर भी कितने लगा सकते हैं 2। तो इसमें ये कह रहा था, देखो वही क्वेश्चन बन रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग क्या होगा। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम करवाए नहीं थे कि यहाँ पर ये पूछ सकता है कि घातों का योग क्या होगा, कुल घातों का योग क्या होगा, और ठीक उसी प्रकार के दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है घातों का योग क्या होगा। तो अगर यहाँ पर घातों का योग डायरेक्ट पूछे है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 2, और दोनों जोड़ लेंगे 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर पूछ सकता था 2 की घात कितनी होगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 की घात मतलब 2 के ऊपर जो पावर लगा तो कितना लगा है 2। यहाँ पर 7 की घात भी पूछ सकता था, तो अगर यहाँ 7 की घात देखी जाए तो 7 की घात भी कितनी है 2। अगर यहाँ पर पूछ सकता था घातों का योग, और यहाँ क्वेश्चन पूछा ही गया है कि घातों का योग क्या होगा, तो घातों का योग कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे से आप सभी लोग सीख गए होंगे कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो हम दूसरा गुणनखंड देखें, जैसे लिखा है कि 20,570 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखो वहाँ गुणनखंड में घातों का योग भी पूछ सकता था, गुणनखंड में जो भी पद आए हैं उनके पावर भी पूछ सकता था, जैसे अभी 2 की पावर पूछा गया था, 7 की पावर पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से तोड़ना ही तो क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड, मतलब जिनको दोबारा तोड़ा ना जा सके। तो इसको पहले हम 2 से तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का नाम 2, 0 है तो 0 लगा देंगे, 2 2 नाम 4, 1 बचा पीछे 7 है 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा पीछे 0 10 होगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसको हम किससे काटेंगे 5 से, चूंकि ये भैया 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे कितना आ रहा है 5, और अगर अंतिम संख्या 2 से नहीं कट रही है तो संख्या पूरी 2 से नहीं कटेगी। अगर हम इतनी जल्दी कैसे समझ लेते हैं कि ये 5 से ही कटेगा, अगर ये आपको जानना है तो हम एक वीडियो बना के रखे हैं जिसमें हम बताए हैं कोई भी संख्या किससे डिवाइड होगी, मतलब विभाज्यता का नियम, तो वो पढ़ लेना तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखते बता दोगे कि
वो संख्या किससे डिवाइड होगी। तो अगर यहाँ 5 से देखें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा, डबल संख्या मिल रही है तो यहाँ 0 लगा देंगे, 25 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब अगर देखा जाए 2057 है तो ये ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो अगर यहाँ 11 का नाम कितना कर दिए 11, ये 11 से डिवाइड होगा, 11 का नाम 11, पीछे कितना 20 था तो बचा कितना 9, पीछे कितना है 5, 95 हो जाएगा। तो 11 थे 88, बचा कितना 7, तो 11 सत्ते 77। अब फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 का नाम 11, 7 बचा, 11 सत्ते 77। इसके बाद यहाँ कितना बच रहा है 17, तो 17 का नाम कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब ये आ रहा है 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसमें कितना आया है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 11 हमारा कितने बार है 2 बार, तो 11 के पावर कितना लगा दिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। 20,570 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 11 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 17। तो अभाज्य गुणनखंड करना आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। और अभाज्य गुणनखंड करना एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तो हम लासा और मासा नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो हम लासा और मासा पढ़ने से पहले हम कुछ पद और जान जाएं। जैसे एक क्या होता है गुणनखंड और एक क्या होता है गुणज। एक होता है गुणनखंड संख्याओं का और एक संख्याओं का गुणज होता है। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, कोई भी संख्या, मतलब अगर किसी भी संख्या गुणनखंड देखना है तो किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, वही उसका गुणनखंड होती हैं। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, अभी अच्छे से समझ में आएगा कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखो अगर यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है और ये इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो अगर हम 12 का गुणनखंड का मतलब वे संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर दें, 12 को डिवाइड कर दें, उसे हम क्या कह देंगे 12 का गुणनखंड। जैसे 12 को कौन डिवाइड करेगा 1, मतलब विभाजित कौन करेगा 1, इसके बाद कौन करेगा 2 भी, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 4 ते कितना हो जाएगा 12। अब क्या 5 12 को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा नहीं। इसके बाद कौन विभाजित कर देगा 6, 6 दूनी 12। क्या 7 कर पाएगा, 7 के पढ़ने कहीं 12 आता है नहीं, 8 भी नहीं विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। और ये कौन विभाजित करेगा खुद 12, खुद 12। तो ये इस 12 का क्या हो गए गुणनखंड। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 6 और 12। मतलब होता है कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को काट दे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, वो अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है, वो अभाज्य गुणनखंडन है और ये गुणनखंड है, वो अभाज्य गुणनखंडन है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड वे संख्या जो 6 को डिवाइड कर दे, अर्थात 6 को विभाजित कर दे। तो 6 को विभाजित कौन कौन करेगा, 1 भी करेगा। देखो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा 6 ही तो आएगा ना। और कौन विभाजित कर देगा 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 2 3 6 3 दूनी 6। क्या 4 6 को विभाजित करेगा, तो 4 6 को विभाजित नहीं कर सकता है, तो कौन कर देगा 6, 6 का नाम 6 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। अच्छे समझ होंगे ना, क्योंकि इसका काम जब हम लासा और मासा पढ़ेंगे तो वहां इसका काम लगेगा। तो अब देखें गुणज क्या होता है। जैसे अभी यही 12 का गुणज पूछा जाए, 12 का गुणज, तो 12 का गुणज वे संख्या होती है जो 12 के गुणा करने से बनी है, उसे हम कहते हैं 12 का गुणज। मतलब जो 12 से डिवाइड हो जाए, 12 से मतलब यहाँ 12 को डिवाइड होने वाली संख्या इसका गुणनखंड कहलाती है। गुणज का मतलब होता है जो 12 को 12 से डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 से गुणा करने के बाद बनी होंगी। मतलब जैसे अगर 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। इसी प्रकार कहाँ तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। तो गुणज का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि 6 का गुणज क्या होगा, 6 का गुणज, तो जो संख्याएं 6 से डिवाइड होंगी वही क्या हो जाएंगी 6 का गुणज। मतलब इसके गुणा करने, इसके शब्द से ही तो पता चल रहा है गुणा करने से बनी हो। और गुणनखंड का होता है जो इसका खंड कर दे, है ना। अब इसके गुणा करने देखो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक कितना हो जाएगा 18, अनंत तक चला जाएगा।
तो अगर देखा जाए कि गुणज किसी भी संख्या का गुणज हम परिभाषित नहीं, मतलब गुणज अगर देखा जाए तो ये हम बता नहीं सकते इसका 4 गुणनखंड की 6 गुणनखंड, मतलब गुणजों की संख्या असीमित होती है। गुणजों की संख्या क्या होती है? असीमित। लेकिन गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? सीमित। जैसे यहाँ पर 12 के इतने हैं तो गुणनखंड हुए ना, लेकिन अगर 12 का गुणज पूछा जाए तो गुणज तो बहुत हो गए ना। तो गुणन और गुणनखंड और गुणज का मतलब अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़े भैया लासा और मासा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लासा निकालना। लासा जिसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। लासा को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। एम का मतलब मल्टीपल। देखो यहां पर जो क्या बताए हैं कि गुणज को ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल, और गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर। गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब जैसे देखो यहां पर अच्छे, बाकी हम लगाने के तरीके बताएंगे, बहुत जल्दी लगा सकते हो, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर समझ विकसित हो जाएगी तो क्वेश्चन जब घुमा देगा फिर भी अच्छे से आप सभी लोग पकड़ सकते हो उसको। जैसे यहां पर लिखा है लासा, तो लासा को हिंदी में अगर इसका पूरा नाम देखा तो ला का मतलब हो जाएगा लघुत्तम, और सा का मतलब होता है समापवर्तक। समापवर्तक। तो लासा को हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, अर्थात एलसीएम कहते हैं। एलसीएम, एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो ये क्या होता है? देखो लासा और मासा हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्या का ही निकाला जाता है, और लासा और मासा बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक से एक क्वेश्चन हमारे जरूर बनते हैं कि इस संख्या का लासा निकालिए, इस संख्या का मासा निकालिए। जैसे लिखा है 2, देखो यहाँ पर जो लासा होता है 2 या 2 से अधिक संख्या का लासा, 2 या 2 से अधिक संख्या का लासा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लासा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि 12 और 18 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा मतलब एलसीएम, लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा कहा जाए एलसीएम का कहे मतलब एक ही होगा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 12 और 18 का एलसीएम, तो ऐसी संख्या जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। हम अभी क्या बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, मतलब कम से कम संख्या, छोटी का मतलब कम से कम है ना, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, मतलब जिनका हम लासा निकाल रहे हैं उन संख्याओं से क्या हो जाए? पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हम ऐसी संख्या सोचे जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए अर्थात डिवाइड हो जाए। तो हम सोचे ला 12 मान लें, तो 12 को 12 तो डिवाइड कर देगा लेकिन 18 नहीं कर पाएगा। हम सोचे ला 18 मान ले, 18 को 18 डिवाइड कर देगा लेकिन 12 नहीं कर पाएगा। तो हम सोचे ला 36 ले ले, क्योंकि 36 18 दुना 36 और 12 तिया 36, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 36 से तो हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 36। लेकिन हम इस प्रकार कहाँ तक दिमाग लगाएंगे? अब इस प्रकार अगर करने बैठेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम सोचेंगे अभी बहुत बड़ी संख्या है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्या लिख देना है? 12, इसके बाद क्या लिखा है? 18। अब हम इनको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया। 2 का भाग क्या है? 6, 12 हो जाता, 2 6 12 और 2 9 कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 6। अब ये नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। फिर 3 से करेंगे 3 कन्नन 3 और 3 त्रिकम कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ एक है ये 3 कन्नन 3, जब तक 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर जो इसका एलसीएम होगा था, जो लासा होगा, जो आगे लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 2 इसके बाद 2 इसके बाद 3 इसके बाद 3, तो देखो वही आ रहा है 2 दूना 4 और 3 त्रिकम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, 9 तो कितना हो जाएगा? 36, अरे 2 दूना 4, 4 तें 12 और 12 तिया 36, तो इसका लासा कितना आ गया? 36 आ गया। तो उस प्रकार भी तो बता रहे थे ना, यही सबसे छोटी संख्या है ना जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी और 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है? लासा होता है। मतलब लासा करने के लिए उन सबका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार 12 लिखे और 18 लिखे हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेगी कितना हो जाए? 12 हो जाए तो 2 6 12, 2 9 18,
2 तियाम 6 और 9 नहीं डिवाइड होगा तो 9 को ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3 और 3 तरह कम 9, 3 एक अन्नम 3, इस प्रकार हो गया। जो आगे लिखेंगे उन्हीं का क्या कर दो गुणनखंड, वही तुम्हारा क्या हो जाता है लासा। तो लासा अच्छे से समझ रहे होंगे ना। अच्छा, यहाँ पर इसको हम एलसीएम के नाम से क्यों जानते हैं, मतलब निकालने के लिए अगर आए तो इसी प्रकार निकालना है, लेकिन हमको एलसीएम क्यों कहते हैं? देखो इसका कारण क्या होता है। देखो लोवेस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल का मतलब मल्टीपल। मतलब अगर दो संख्याओं का अगर हमें लासा निकालना है, ये चीज आप चाहे समझना और चाहे ना समझना, बस हम यहाँ एलसीएम क्यों कहते हैं ये बताने के लिए कर रहे हैं। बाकी लासा निकालने के लिए इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर हमसे ये कह रहा है कि जो जिन दो संख्याओं का निकाल रहे हैं लासा, तो मतलब लासा का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब उन संख्याओं का जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, अर्थात जो सबसे छोटा गुणक होता है, वही तुम्हारा क्या होता है लासा। तो हम सबसे पहले इनका गुणक देखें। तो अगर हम 12 का गुणक देखें तो 12 से गुणा करने से बनने वाली संख्या तो क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगी, इसके बाद 24 हो जाएगा, इसके बाद 36 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, इस प्रकार चला जाएगा। अगर 18 का गुणज देखें तो 18 गुणज 18 होगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 36 भी हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है 54 भी हो सकता है। ऐसा तो गुणज चला जाएगा ना। तो लासा का मतलब होता है सबसे छोटा मल्टीपल, जो सबसे दो संख्याओं में जो सबसे छोटा गुणक कॉमन होगा वही तुम्हारा लासा कहलाएगा। तो देखो इन सब में, देखो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा गुणक कौन कॉमन है, 36 ही तो है ना। तो इसीलिए इसका लासा कितना हो गया था 36, अर्थात एलसीएम हमारा कितना हो गया था 36। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए ये तरीका बेहतर है, यही तरीके से आपको लगाना है। एक क्वेश्चन और लगवा के दिखा दे, तब और अच्छे से कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा है पंद्रह, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम है कितना है। तो हम क्या बताए हैं कि इस प्रकार आप 15 को लिखो, इसके बाद किसको लिखो 18 को, इसके बाद किसको लिखना है 24 को। तो 2 से काटना स्टार्ट किया करो, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया करो। तो 2 से डिवाइड किए तो 2 का पहाड़ा तय 15 हो जाए। तो जो नहीं डिवाइड होता उसे नहीं तोड़ते, उसी प्रकार लिख देते हैं। तो ये तो इसे 15 लिख जाएगा। 2 9 कितना हो जाएगा 18, ये डिवाइड हो गया ना, तो कितने बार में हुआ 9 बार में, 2 9 18 हो जाएगा। 2 1 कन्नम 2 और 2 दुन्नम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो उसको इसी प्रकार लिख देंगे। और 2 6 कितना हो जाएगा 12। जो डिवाइड नहीं होगा उसको उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे, अर्थात जो विभाजित नहीं होगा उसको उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। अब फिर 2 से विभाजित करेंगे, तो अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 के पहाड़ में कहीं 15 आता है, नहीं। 2 के पहाड़ में कहीं 9 आता है, तो नहीं, हमको ऐसे लिख देंगे। अब 2 तियाम कितना हो जाएगा 6। तब तक की तोड़ते हैं जब तक कि सब जगह नीचे 1 1 ना हो जाए। फिर हम 3 से तोड़ेंगे, 3 25 कितना हो जाएगा 15, और 3 कम कितना हो जाएगा 9, और 3 कन्नम कितना हो जाएगा 3। फिर 3 से तोड़ेंगे, अब 5 से 3 से टूटेगा नहीं। फिर 3 कन्नम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो रहा है 1। अब यहाँ 5 से तोड़ देंगे तो 5 कन्नम कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ सब जगह कितना आ गया 1 1। अब इनका हम क्या निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब इन सब का गुणनखंड, इन सब का गुणा। तो अगर यहाँ देखा जाए कितना लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद कितना लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दुन्ना 4, 4 दुन्ने 8, और 8 5 कितना कर दिया करो 40। 8 5 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ 3 तरह कम कितना कर दो 9, और 9 चौक 36। इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 360। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो 360 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम का मतलब समझ गए होंगे ना किस प्रकार एलसीएम निकाला गया है उनका। अब ये देखो, अब इसीलिए तो बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड आना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा काम किसका लग रहा है, अभाज्य गुणनखंड का ही लग रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड अच्छे से सीखो। अब हम भैया लासा देख लें। अब हम क्या देखेंगे मासा। मासा क्या होता है, मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए हम किसे लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ, और चाहे आप इसे क्या कह सकते हो जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। और इसे मा का मतलब हो जाएगा महत्तम, और सा का मतलब समापवर्तक। तो इसे महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो मासा क्या होता है, तो मासा भी 2 या 2 से अधिक संख्या का ही निकलता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा
वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। वहां पे क्या होता था, दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब जैसे 12 और 18 का निकाल लेते लासा हम, तो हम ये देख रहे थे कि ऐसी संख्या जो 12 से विभाजित हो जाए और 18 से भी विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी लासा हो जाएगी। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है मासा, तो मासा भी 12 और 18 का निकाला जाए, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मासा। अब उसी प्रकार हम 12 18 निकाल के एक बार दिखा दें। जैसे 12 और 18 का मासा निकालना है, 12 और 18 का मासा, तो जब 12 और 18 का मासा निकालना हो, मासा कितना है मासा, तो भैया उन सब का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। देखो अगर ऐसे हम बताएं तो ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे, तो हम सोचे लाओ 18 ले ले, तो 18 को डिवाइड कर देगा लेकिन 12 को नहीं कर पाएगा। 12 ले लेंगे तो 12 को डिवाइड करेगा लेकिन 18 को नहीं कर पाएगा, ऐसा है ना। तो हम सोचे ला 9 ले लें, तो 9 18 को काटेगा लेकिन 9 को नहीं विभाजित करेगा। तो हम सोचे ला कितना ले लें, 6, बड़ी से बड़ी लेंगे, छोटी से छोटी नहीं, हमेशा बड़ी से बड़ी। तो 6 दूनी 12 और 6 3 कितना हो जाएगा, 18, तो कितना हो जाएगा, 6 तो हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम इस प्रकार लगाने बैठेंगे तब तो बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या आ जाएगी, तब फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए भैया इनका फिर अभाज्य गुणनखंड करना होता है। लेकिन इसमें आप लापरवाही बिल्कुल ना करो, एक में करने पर भी हो जाता है, लेकिन हम एक में नहीं करवाएंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो, इससे गलतियां कम होंगी। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड अलग करो और 18 का अलग करो। 2 छंग 12, 2 तैयाम 6 और 3 कन्नम 3। आप देख रहे हो ना कि अभाज्य गुणनखंड कितना जरूरी है। अब 18, तो 2 9 18, 3 त्रिकम 9 और 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3। तो भैया अगर हम 18 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हम कितना लिखे, 2 गुणे 3 गुणे 3। और जब हम 12 की किए तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गया ना, ये तो हुआ। इन सब का जब कभी भी मासा निकालना हुआ करे तो जो भी संख्या होती है उनका अलग अलग गुणनखंड करो। और मासा निकालने के एक तरीके नहीं, मासा निकालने को आपको 3 तरीके बताएंगे हम। एक तरीके ने 3 तरीके बताएंगे कि जब शॉर्ट में आएगा तब क्या करेंगे और जब लॉन्ग में आएगा तब क्या करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन मतलब लासा निकालने के तरीके बताएंगे। अब यहाँ मासा निकालने का और लासा निकालने दोनों के। अब यहाँ जैसे अगर हमें मासा निकालना था, मासा का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो निकालना है ना। तो जब कभी एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले देखा करो दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो जो जो कॉमन मिलता चला जाए उसे इस प्रकार गुणे में लिखते चले जाओ। 2 कॉमन मिला, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो इस प्रकार लिख देंगे। अब हम देखें नीचे 2 है परंतु ऊपर 2 नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। देखो नीचे 3 ऊपर भी 3, तो इसको भी लिख देंगे। अब क्या कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं, जोड़ा बनाते इस प्रकार चले जाओ। देखो ऊपर 2 नीचे 2, 2 का जोड़ा बना लिए। ऊपर 3 नीचे भी 3, तो 3 एक बार लिख दिए। अब इन दोनों का गुणनखंड कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ। लेकिन अभी एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे, तो क्या हम एक बार अलग अलग गुणनखंड करेंगे और एक बार एक ही में करेंगे। क्योंकि हम वहाँ लासा में बताया कि एक ही में कर दो और यहाँ बताए हैं अलग अलग। तो जब लासा और मासा पूछे तो सबको अलग अलग कर लो, लासा मासा इस प्रकार निकालो। देखो इस प्रकार हम मासा निकाल लिया अर्थात एलसीएम निकाल लिया। अब जब एलसीएम निकालना हो तो भैया जैसे यहाँ 2 बचा था तो 2 कॉमन था 2 लिख लिए, 3 कॉमन था कितना ले लिए 3। अब इसके बाद जो बच गया उसे भी लिख लो। ऊपर कितना बच गया है 3, तो 3 लिख दें। नीचे कितना बच गया 2, तो कितना लिख लो 2। अब यहाँ 2 तैयाम 6, 2 तैयाम 6 और 6 तरीक 18 और दुना कितना हो जाएगा 36। तो एलसीएम तब भी तो कितना आ गया था 36। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। देखो जो लासा होता है वो जो दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, जबकि मासा दी गई संख्याओं से छोटा होता है। अब यहाँ पर हम लासा और मासा में एक संबंध भी देख लें। देखो कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा लासा निकाल रहे हैं तो 2 संख्या के लासा और मासा में एक संबंध होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। मतलब ये बताया गया है कि अगर जिन 2 संख्याओं का अगर हम लासा मासा निकाल रहे हैं तो उनका लासा और मासा निकालिए, लासा और मासा।
उनका अगर गुणनखंड करोगे तो उनका गुणनखंड उन दो संख्याओं के गुणनखंड के ही बराबर होगा। और इस फार्मूले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में, कि वो कह देता है कि एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या क्या होगी जिसका लासा और मासा इतना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये फार्मूला अच्छे से आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इस फार्मूले से हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ मासा निकालने के जो और तरीके थे वो भी बता दें, मासा निकालने के तरीके। तो मासा निकालने के 3 तरीके हैं। देखो, सबसे जो एडवांस तरीका है, सबसे तेज, वो कौन सी विधि है? अंतर विधि। दूसरी कौन सी विधि हो गई? गुणनखंड विधि। और जो तीसरी विधि हो गई, उस तीसरी विधि को हम क्या कहते हैं? भाग विधि। और भाग विधि को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखो, अंतर विधि से भी लगाए। देखो, जब हम वहाँ 12 और 18 निकाल रहे थे ना, तो 12 और 18 का एचसीएफ जो आया था वो कितना आया था? 6 ही तो आया था ना। एचसीएफ मतलब मासा कितना आया था? 6। कैसे निकालो? इन दोनों का अंतर करो। 12-18 का अंतर कितना होगा? 6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। गुणनखंड विधि से भी हम करवा ही चुके हैं, जिस प्रकार वो जो तरीका बताए थे अब आज गुणनखंड करके, वो गुणनखंड विधि हुई। अब हम भाग विधि से लगाएंगे 12 और 18। देखो, चाहे जो विधि लगाओ आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। जब भाग विधि लगाते हैं तो भैया जो छोटी वाली संख्या होती है उसको बड़ी, मतलब जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 12 का भाग 3 बार पढ़ेंगे, मतलब भाग करते हैं। 12 का भाग क्या पड़ेगा? 18 हो जाए, तो यहाँ कितना कर देंगे? 12 का नाम 12। 18 में से 12 घटाए, बचा कितना? 6। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, जो बचेगा ऐसे लिख देंगे, और ये वाली संख्या यहाँ पर उतार लेंगे, ये वाली संख्या यहाँ पर। अब 6 का पहाड़ लेते हैं वो कि 6 हो जाए, 6 का नाम 6, जब तक 0 ना हो जाए, जब तक 0 ना हो जाए। देखो, पहले यहाँ पर 12 का पहाड़ 18 हो जाए, तो 12 का नाम 12। अब यहाँ इनको इनसे घटाएं तो कितना है? शेषफल 6 आ गया। 6 को ऐसे शेषफल लिखते हो, ये वाला भाजक उठा के यहाँ लिख देते हैं। फिर 6 से तो ये करेंगे कि ये हो जाए, 6 का नाम 6। ये तब तक प्रक्रिया करते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। और जहाँ पर 0 आ जाए और उसी का भाजक एचसीएफ कहलाता है, मतलब जिसमें हम भाग देते हैं वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छे से समझ रहे होंगे ना। अब भैया हम इनके कुछ क्वेश्चन देख लें। जैसे अभी इस फार्मूले से पहले क्वेश्चन देखें हम, फिर लासा मासा तो आराम से निकालते रहेंगे। देखो, यहां पर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 27, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ हमारा कितना हो रहा है? 27, और जो एलसीएम है वो कितना है? 162। एलसीएम 162 है, उसमें एक संख्या 54 है। एक संख्या कितनी है? 54 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, अर्थात मासा गुणे लासा। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहली संख्या हमारी कितनी थी? 54, चाहे हिंदी में आप लिख लेना, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है एलसीएम हमारा कितना है? 162, और एचसीएफ कितना है? 27। एचसीएफ कितना है? 27। तो अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी थी तो जो चीज़ गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो 27 के बटे में कितना चला जाएगा? 54। अच्छे से समझ रहे होंगे ना। देखो, इसमें कह रहा था एचसीएफ 27, तो एचसीएफ 27 लिख दिए। एलसीएम 162, तो एचसीएफ 162 लिख दिए। कह रहा था एक संख्या 54 है, तो पहली संख्या मान लें 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? वही फार्मूला, फार्मूले लिखा ही थे, बस वहाँ हिंदी में लिखा था, इसमें प्रतीक बता दिए। अब यहाँ दूसरी संख्या पूरा तो गुणे में कहाँ चला जाएगा? बटे में। 27 से कन्नम कितना हो जाएगा? 27, और 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। अब 2 कन्नम कितना हो जाएगा? 2, और 2 × 16 हो जाएगा, और 2 कन्नम 2। इसका मतलब है जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 81, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अच्छे से ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे, और लासा मासा निकालना भी समझ गए होंगे। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में भैया जो और लासा मासा के जो सवाल हैं वो कराएंगे, और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, जैसे √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन लिखा कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आप
जाके देख लेना, कोई भी एक सेट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो देखना सभी लोग ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करवाएंगे जो हर हाल में एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे।